ओके सो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। हमें लाइक पावर निकालना था, ए एंड बी दिया था, हमें ए टू द पावर बी का पावर निकालना था। सो और कॉन्स्टेंट्स भी वैसे कुछ नहीं थे, 1 to 9 तक का वैल्यूज था। तो मैंने उसके लिए सिंपल POW जो वो रहता है इनबिल्ट फंक्शन, वो सिंपली यूज कर दिया। और लाइक उसको मैंने टाइप डेफ नहीं करने से भी होता, बट मैंने उसको सेफ्टी नहीं, पर्पस टाइप डेफ टाइप कन्वर्जन करना जरूरी था, क्योंकि पावर में क्या होता है कि वो अच्छा। अगर तुम एलएल में टाइप कन्वर्जन नहीं करते ना, तो वो कभी उस नोटेशन में प्रिंट करता है, ई हाँ के नोटेशन में प्रिंट हाँ करता भैया, बट कॉन्स्टेंट्स बहुत छोटे थे, लाइक ए और बी का वैल्यू 1 और 9 के बीच था। है। मैंने सो पहले बेसिकली बिना टाइप कन्वर्ट किए सबमिट किया था, तो मेरा रॉन्ग आंसर आ गया इसी वजह से। अच्छा टाइप कन्वर्ट अच्छा करना इसमें भैया, 9 टू द पावर 9 ज्यादा बड़ा हो रहा था, उसमें ई के फॉर्मेट में शो कर रहा अच्छा भैया, तो ठीक। मैं मतलब मेरा आदत है, मैं LL लगाती हूँ, सो हमेशा लगाती हूँ। सो बेसिकली यही था पहला क्वेश्चन। और था। हाँ, ए तो बहुत सिंपल, ए बी सी बहुत सिंपल प्रॉब्लम। हाँ, और सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें एरे दिया गया था, इंटीजर एरे। और बेसिकली 2 टाइप ऑफ क्वेरीज को हैंडल करना था। अगर क्वेरी का टाइप अगर 1 होता है, दैट मींस जो यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लिया गया था, तो उसका बहुत टेक केयर करना था। तो पर्टिकुलर के वैल्यू मतलब एरे का जो के वैल्यू है इंडेक्स, हमें उसका वैल्यू को एक्स में चेंज करना है, पर्टिकुलर एरे के उस वैल्यूज को, पर्टिकुलर दैट इंडेक्स के वैल्यूज को। और अगर टाइप क्वेरी का टाइप अगर 2 हुआ, देन हमें आउटपुट में लाना है, दैट मींस ए के को, जो वैल्यू इंडेक्स के पे प्रेजेंट है कंसीडरिंग 1 इंडेक्स्ड, उसको हमें आउटपुट पे करना था। सो बेसिकली इसको हम लोग अगर डायरेक्ट इसका कॉन्स्टेंट्स भी जिस प्रकार करते सो वी हैव टू डू इन O of n ओनली, n क्यू में नहीं कर सकते थे। सो सॉरी। सो मैंने पहले इनपुट लिया वेक्टर को, नंबर को, देन क्वेरी, देन क्वेरी जितने थे मैंने उसको एक टाइप ऑफ, अगर 1 होता है देन उसको मैंने चेंज कर दिया उस पर्टिकुलर वैल्यू को बी में, और अगर टाइप का क्वेरी 2 होता है देन मैंने उसको सिंपली आउटपुट कर दिया। सो यही था, हाँ, सिंपल एरे का प्रॉब्लम था। सिंपल एरे ओके, का मैनिपुलेशन था। लेट्स मूव टू प्रॉब्लम सी नाउ। या मैं एक्सप्लेन करूँ? अच्छा, तुम्हें करना है, ओके, यू कैन एक्सप्लेन। सो थर्ड वाले प्रॉब्लम पे बेसिकली हमारे पास एक कैश रजिस्टर था, इसमें 11 टाइप्स ऑफ कीज थे। सो कहा गया था कि इनिशियली कैश रजिस्टर का वैल्यू इज इनिशियलाइज विद 0। अगर टाइप का की का टाइप अगर 00 है, तो जो भी हम लोग का नंबर डिस्प्ले पे होगा उसको, उसका मतलब इंटू 100 हो जाएगा। और बाकी सब 10 डिफरेंट, जो बाकी के बचे 10 क्वेरीज हैं, कीज है, उसके लिए जो डिस्प्ले नंबर होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा, और जो नंबर का वैल्यू है, की का जो वैल्यू है 0 to 9, वो ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली इसके हमें यही करना था। एंड जो कॉन्स्टेंट्स को देख के मुझे पता चल गया कि ये O of n में चल जाएगा, बिकॉज हम लोग इंटीजर को एज स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं। एंड इस पे मैंने यही लॉजिक लगाया था कि जहां भी मुझे 2 कंसेक्यूटिव जीरोस मिलते हैं, मैं वहां पे काउंट को सिर्फ एक बार वो करके मैं आइट्रेशन वैल्यू को +1 कर देती थी। लाइक लूप में सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट होता था, पर मुझे जब भी 2 कंसेक्यूटिव जीरोस मिलते थे, मैं आइट्रेशन को और एक और स्टेप आगे कर देती थी, बिकॉज वही हम लोग का कैच था। बाकी एवरी स्टेप के लिए हमें अगर 8 चाहिए या जो भी चाहिए, हमें इंटू 10 करके उस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स काउंट का वैल्यू 1 1 करके इंक्रीज करेगा। बट अगर हमें कहीं 2 0 मिलता है, तो हम इसको सिर्फ एक बार में कर सकते हैं। दैट मीन्स हम 2 स्टेप के बजाय 1 स्टेप कर सकते हैं। सो वही कैच था, बाकी तो कोड सिंपल है। या सो ओके, सिंस या हाँ या भैया। या कोड इज विजिबल, या तो वही स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग मैंने इनपुट लिया इंटीजर को, बिकॉज कंस्टेंट्स देख के। एंड फिर अगर मुझे कहीं पे आई, तो मैं फॉरवर्ड वाला चेक कर रही थी, 0 एंड 0 है, और ये था ताकि ओवरफ्लो ना हो। तो उसके लिए मैं इंक्रीमेंट कर दे रही थी एक और स्टेप से, और सिंपल काउंटर का वेरिएबल इंक्रीज कर रही थी और इसको आउटपुट कर दी। या ओके, नाउ आई थिंक वी कैन मूव टू प्रॉब्लम डी। या प्रियाव्रत, यू कैन स्टार्ट।
प्रेजेंटिंग है उसकी। ओके भैया। भैया इज इट विजिबल? हेलो। या इट्स विजिबल। भैया यहाँ पे हम लोग को मतलब एक स्ट्रिंग दिया था, तो वो स्ट्रिंग को हमें पहले यहाँ पर कंडीशन है कि गुड स्ट्रिंग का एक कंडीशन है कि एक स्ट्रिंग को गुड स्ट्रिंग तभी कहलाएगा जब हम वो स्ट्रिंग से सभी अगर लोअर केस लेटर को हटा दे और उसके बाद जो जो ये ब्रैकेट्स है, पेरेंथेसिस है, वो उसको मतलब कॉन्जिगेटिव ऐसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम एक गुड स्ट्रिंग कहलाएंगे। तो वो एक कंडीशन मतलब पहले दे के रखा था। तो उसके बाद हमको ये चेक करना था कि अगर हमारा कंडीशन ये था कि अगर एक लोअर केस इंग्लिश लेटर है तो एक मतलब बॉल बैग में इंसर्ट कर देना है, जो बैग मतलब पहले से एम्प्टी है। और अगर ये ओपन पेरेंथेसिस है, ओपन ब्रैकेट है, तो उसको तब हमको मतलब कुछ नहीं करना है। और अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमको हमें मतलब हम जो इंडेक्स में है उससे सोता सबसे बड़ा मतलब एक इंडेक्स ढूंढना है, ताकि हमारा वो स्ट्रिंग मतलब एक गुड स्ट्रिंग है। तो वो हमारा कंडीशन था। और अगर हमने सपोज एक लेटर मिला हमको ए, और हमने एक बॉल बैग में इंसर्ट मतलब करना चाहता हूँ ए, और बॉल में ए लिख के, लेकिन पहले से ही अगर उस बैग में एक ऑलरेडी एक बॉल है जिसमें ए लिखा हुआ है, तो मतलब वो तभी ब्रेक हो जाएगा, वो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो जिसने किया है वो फेंट हो जाएंगे और तब हम मतलब नो रिटर्न करना पड़ेगा। वो था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो था। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, यहाँ पे भैया मैंने मतलब पहले एक स्टैक लिया और एक मैप लिया जो जिसका मतलब कैरेक्टर वो है की है। और हेलो या कंटिन्यू। ओके। जब हमने मतलब एक यहाँ पे मैंने सेट किया है कि अगर स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर एक ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो हम जो स्टैक है वहाँ पर सेट करेंगे कि स्टैक का तब जब तक मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं होंगे तब तक मतलब हम वो लूप चलाएंगे। और वो लूप में हम क्या कर रहे हैं, अगर अगर कोई एक जो उसका टॉप है मतलब टॉप में जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का जो अगर मैप में चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर के अगेंस्ट में क्या स्टोर है, अगर वहाँ पे 0 स्टोर है तो हम हेलो या कंटिन्यू, यू आर हाँ ऑडिबल। यस भैया, मतलब जो टॉप में जो कैरेक्टर है वो टॉप कैरेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग मैप में हम 0 स्टार कर देंगे और वो एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद जब वो हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाएंगे तो हम ओपनिंग ब्रैकेट को भी यहाँ पे पॉप करके बाहर निकाल लाएंगे। और उसके अलावा हमें अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट के अलावा कोई अलग लेटर मिले तो हम ये एल्स कंडीशन में चलाएंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो एक अल्फ़ाबेट है कि नहीं, मतलब वो ए और जेड के बीच में लाई करते हैं कि नहीं। अगर वो लाई करते हैं तो हम चेक करेंगे कि मैप में उसका वैल्यू अभी क्या है, वो कैरेक्टर के अगेंस्ट में वैल्यू क्या है। अगर वो 0 है मतलब हमारे जो बैग है, मैंने वो ऐसे लिया है कि अगर 0 है मतलब हमारे बैग में ऑलरेडी वो कैरेक्टर के अगेंस्ट में एक भी बॉल नहीं है, तो हम वो स्टैक में पुश कर देंगे और उसका मैप में उसका वैल्यू 1 कर देंगे, मतलब वो अभी हमारे बैग में इंसर्ट हो गया है, ऐसे ऐसे करके। अगर ऑलरेडी हमारा अगर ऑलरेडी हमारा वैल्यू 1 है, मतलब मैप ऑफ स्ट्रिंग आई का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो क्या हो गया कि बैग में ऑलरेडी वो बॉल है। तो हम सेक का वो मैंने पहले ही एक सेक करके एक रखा था बूल से इक्वल टू ट्रू करके, तो उसको फॉल्स करके ब्रेक करेंगे। वो क्या है
और अगर वो मतलब अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई ब्रैकेट वगैरह है जो ओपन ब्रैकेट तो नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं हो सकता क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट हमने यहाँ पे ही सेट कर लिया है। तो इसीलिए अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको सिंपली मतलब पुश कर देंगे स्टैक में, और उसके बाद हम को चेक करेंगे कि वो फॉल्स है कि ट्रू है। अगर फॉल्स है तो नो प्रिंट होगा, अगर ट्रू है तो यस प्रिंट होगा। ऐसे क्या है। या स्टैक का अच्छा प्रॉब्लम था। Okay, now let's move on to the next problem. Okay, so permutation distance. Okay, तो इस प्रॉब्लम में एक परम्यूटेशन दिया हुआ है, परम्यूटेशन ऑफ n, और ये वैल्यू है. We have to find the minimum of this value for every I. So what this value tells us, ये हमें बता रहा है कि pi है तो हमें एक ऐसा j पता लगाना है ताकि pi माइनस pj का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है और उनके पोजीशंस का यानी i माइनस j का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, दोनों का सम मिनिमम होना चाहिए. ऐसा j पता लगाना है, और ये जो भी di की जो मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट करना है हमें हर एक i के लिए. मिनिमम di के वैल्यू पता लगाना है. ठीक है. ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए. लेट्स से आई हैव दिस, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ओके, तो लेट्स से कि हमें 11 के लिए मिनिमम di पता लगाना है फॉर 11. ओके, तो अब जरा देखो ये जो वैल्यू है pi माइनस pj प्लस i माइनस j, depending on whether I is greater or j is greater, or pi is greater or pj is greater, there could be 4 possibilities for this value. तो ये जो वैल्यू जो है pi is equal to pi minus pj plus I minus j. It can take four values. ठीक है, एक pi minus pj प्लस i माइनस j. एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी pj माइनस pi प्लस i माइनस j. तीसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो है pi माइनस pj प्लस j माइनस i. चौथी पॉसिबिलिटी pj माइनस pi प्लस j माइनस i. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो ये वाली पॉसिबिलिटी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी कब होगी? व्हेन i इज ग्रेटर देन j, यानी कि जब i जो है j इज बिहाइंड i, j इज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ i. ठीक है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है. एंड pi इज ग्रेटर देन pj. तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी ये कब पॉसिबल है? जब 11 से पीछे हम देख रहे हो, 11 से पीछे i हो, और जो भी वैल्यू हम देख रहे हो वो 11 से छोटा हो. ओके, तो इफ आई टेक i as, let's say this is 1 2 3 4 5. So if I take I as 7, pi is going to be 11. ओके, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कब, पहली पॉसिबिलिटी कब होगी? जब मैं 11 को इससे कंपेयर करूंगा, 7 से, 8 से और 3 से जब मैं कंपेयर करूंगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 7 8 और 3 के लिए. ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में छोटे एलिमेंट्स, और ये जो सेकेंड एलिमेंट है लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट्स, ये जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये कब हो सकता है? पी आई माइनस पीजे, यानी कि
i माइनस जे, यानी कि j जो है वो i से छोटा होना चाहिए, j शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ i एंड pi शुड बी लेस देन pj, यानी कि pj शुड बी ग्रेटर, यानी कि जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर। सो लेफ्ट साइड एंड ग्रेटर एलिमेंट, ये कब पॉसिबल है? व्हेन j माइनस i, यानी कि j शुड बी ग्रेटर देन i, यानी कि j इज ऑन द राइट साइड and the element pj should be smaller, right side and smaller. Similarly this would be right side and greater. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में स्मॉलर एलिमेंट, लेफ्ट साइड में ग्रेटर एलिमेंट, या राइट साइड में स्मॉलर या राइट साइड में ग्रेटर। हमें अगर di का मिनिमम पता लगाना है, इन चारों पॉसिबिलिटीज में, इन चारों पॉसिबिलिटीज का मिनिमम वैल्यू पता लगाना पड़ेगा एंड दैट मिनिमम वैल्यू वुड बी द मिनिमम वैल्यू फॉर di, ठीक है। तो लेफ्ट एंड स्मॉलर एलिमेंट, तो इसमें ये नोटिस करोगे pi pj एंड pj, तो यू विल सी pi प्लस pi और pj माइनस j। तो i और j को पहले, i और j के टर्म्स को पहले इसमें सेपरेट करते हैं। तो ये बनेगा pi प्लस i और ये बनेगा माइनस pj प्लस माइनस pj माइनस, ठीक है। यहाँ पे बनेगा माइनस pi प्लस i प्लस pj माइनस j, ये टर्म बनेगा pi माइनस i प्लस pj प्लस माइनस pj प्लस k। This term would be p minus pi minus I plus pj plus okay. This is the term. तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए हमें इसका मिनिमम पता लगाना है, क्योंकि pi plus I तो हमें ऑलरेडी पता होगा। If we are on I, if we are, let's say we have to find it for I is equal to 7, then we already know pi and we already know I. pi plus I would be equal to 18. तो ये वैल्यू तो फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। बट ये वैल्यू जो है इसका हमें मिनिमम पता लगाना है, तो मिनिमम ऑफ माइनस पीजे माइनस जे, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। और ये उन सारे जेस के लिए पता लगाना है विच इज बिहाइंड आई। तो ये और इस फिर सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द मिनिमम ऑफ पीजे माइनस जे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मिनिमम ऑफ माइनस पीजे माइनस जे पता लगाना है, सेकंड पॉसिबिलिटी में मिनिमम ऑफ pj माइनस आई पता लगाना है फॉर ऑल द जेज विच इज बिहाइंड आई, ठीक है। इसके लिए फिर जो थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी है दैट इज फॉर j विच इज अहेड ऑफ i ऑन द राइट साइड ऑफ i, और इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी में हमें माइनस पीजे प्लस जे का मिनिमम वैल्यू पता लगाना है, फोर्थ में पीजे प्लस जे का मिनिमम वैल्यू पता लगाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं? अब हमें पता है हमें मिनिमम वैल्यू पता लगाना है, एक रेंज के अंदर पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपली हम सेगमेंट्री यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। सो सेगमेंट्री, सो विल मेंटेन सेगमेंट्री। तो दो सेगमेंट्री मेंटेन करेंगे। पहले फर्स्ट विल आइट्रेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इन दोनों वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू पता लगाने की कोशिश करेंगे। देन विल आइट्रेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और इन दोनों का मिनिमम वैल्यू कोशिश करेंगे। ओके, सो दो सेगमेंट ट्री रखा है S1 S2। ओके, पहले सेगमेंट ट्री में हमें मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू पता लगाना है। तो पहले सेगमेंट ट्री में मैं क्या कर रहा हूँ? अपडेट कर रहा हूँ, पी को अपडेट कर रहा हूँ, पी को अपडेट कर रहा हूँ माइनस पी माइनस आई के लिए। ये पहले पॉसिबिलिटी के लिए जहाँ पे माइनस पीजे माइनस जे लिखा हुआ है। तो सेगमेंट ट्री को इससे मैंने अपडेट कर दिया, माइनस पी माइनस आई, ठीक है। फिर दूसरे सेगमेंट ट्री को पीजे माइनस जे से अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे पी माइनस आई हो गया, उससे मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे? अब मुझे अगर पी के लिए मिनिमम वैल्यू पता लगाना है,
तो पहले मैं सेगमेंट ट्री में क्वेरी करूंगा, पहले सेगमेंट ट्री में मैं 1 से पीआई में क्वेरी करूंगा, क्योंकि पहले सेगमेंट ट्री में मुझे पीआई से छोटे वैल्यूज के लिए, पीआई से स्मॉलर वैल्यूज के लिए क्वेरी करना है। तो इसीलिए 1 से पीआई में क्वेरी करूंगा, तो मुझे स्मॉलर वैल्यू पता चल जाएगा। अब इस स्मॉलर वैल्यू को मैं पीआई प्लस आई इसमें ऐड कर दूंगा, तो अब मुझे ये मिनिमम पता चल गया क्वेरी से। अब पीआई प्लस आई इसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे इसका मिनिमम पता चल जाएगा। तो इसका मिनिमम जो है वो x1 हो गया। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड वैल्यू का मिनिमम पता लगाना है, तो सेकंड सेगमेंट ट्री में मैं क्वेरी करूंगा फ्रॉम पीआई टू एन, क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटीज फॉर दोज जे फॉर विच पीजे इज ग्रेटर देन पीआई, तो ग्रेटर एलिमेंट्स के लिए सेकंड पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए दूसरे सेगमेंट ट्री में क्वेरी करूंगा फ्रॉम पीआई टू एन फॉर ऑल दोज वैल्यूज विच इज ग्रेटर देन पीआई। ठीक है, और ये सेगमेंट ट्री क्या है? दिस इज अ सिंपल सेगमेंट ट्री फॉर विच विल गिव मी दी मैक्सिमम वैल्यू इन अ रेंज, और इस सेगमेंट ट्री में मैं पॉइंट अपडेट्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे मुझे लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डी का मिनिमम वैल्यू पता चलेगा, दैट वुड बी स्टोर्ड इन एल। फिर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, सेम लॉजिक फॉलो करूंगा, पहले सेगमेंट ट्री को क्लियर किया, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, राइट टू लेफ्ट जाते वक्त मैं मिनिमम डी का वैल्यू पता लगाऊंगा और वो आर आई में स्टोर कर दूंगा। ओके, फिर एट द एंड जो भी एल आई और आर आई का जो भी मिनिमम वैल्यू होगा दैट वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी आई, तो उसको रिजल्ट में स्टोर किया और एंड में रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो वही था, तो बेसिकली सेगमेंट ट्री को मेंटेन करना था, और ये पी आई माइनस पी जे प्लस आई माइनस जे की सारी पॉसिबिलिटीज को अकाउंट करना था। ओके ओके देन किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज विल एंड इट। हाँ, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अविनाश। हाँ, हाँ भाई पता है वो तो पता है, मैं इतना बुर्बक नहीं होते। 29,900 is my screen visible? for iPad 9 generation 64 GB। या राइट। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा था कि हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है, और हमें क्या करना है कि एक उन्होंने डिफाइन कर दिया सेट ऑफ सॉर्टेड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल बिटवाइज एक्सऑर ऑफ एंड ऑल पॉसिबल सबसीक्वेंसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये एरे गिवन था, तो इस एरे का हमने हर एक सबसीक्वेंस जनरेट कर लिया और उनके बिटवाइज और एक्सऑर निकाल लिए। क्योंकि बिटवाइज एक्सऑर डुप्लीकेट हो सकता है, इसलिए उन्होंने सेट में इसको डाल दिया है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। और अभी क्वेरी ऐसा आ रहा है कि एल से आर की रेंज में 1 से 8 में हमको बताना है कि फर्स्ट पोजीशन से लेके, मतलब टोटल हमें फर्स्ट पोजीशन से लेके 8 एलिमेंट्स तक का वो बताना है, प्रिंट करना है। और ऑल पॉसिबल यहाँ पे 8 ही थे वैसे। तो ये बेसिकली एक लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा का प्रॉब्लम है। मैंने टॉपिक पहले पढ़ रखा था, तो इसलिए देखते ही पता चल गया था कि ये ऑलरेडी सेम प्रॉब्लम है यहाँ से। तो इसमें ऐसा होता है कि जब तुमको पता है कि क्योंकि ऑल पॉसिबल बिटवाइज एक्सऑर जनरेट करना फिजिबल नहीं है, तो हम जस्ट उसके लिए कुछ बेसिस रखेंगे। बेसिस इन द सेंस कि ये ब्लॉक का लिंक में दे दिया हूँ ग्रुप में, वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। तो इसमें हो ये रहा है कि जब भी जो एरे है ना, एरे ऑफ इंटीजर्स, हम लोग सारे एलिमेंट को नहीं रखेंगे, कुछ सेट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को रखेंगे जिससे हम हर एक एक्सऑर जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो नंबर्स है एरे के, उसको तुम बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन में देखो, तो एट मैक्स 60 बिट्स हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट है 2 पावर 60, तो एट मैक्स 60 बिट्स हो सकते हैं। तो अगर कोई इंटीजर के 60 बिट्स है तो तुम उसको बाइनरी फॉर्म में उसको लिख लो, मान लो ऐसा है कुछ। तो अगर मैं 64 बिट्स है टोटल, इन टोटल, तो उसको तुम इमेजिन करो कि वो 64 डायमेंशंस में, जैसे 2 बिट नंबर को हम लोग एक्स और वाई प्लेन में इमेजिन करते हैं 2 डायमेंशन, तो वैसे अगर कोई वो नंबर 64 बिट का है तो उसको के डायमेंशन, जो यहाँ पे के 64 है, मतलब जो भी तुम्हारा मैक्स बिट है, तो उतने डायमेंशन का एक वेक्टर इमेजिन करो वेक्टर स्पेस में। और
क्योंकि बिट का वैल्यू सिर्फ 0 और 1 ही हो सकता है, तो ये मॉड 2 में काम कर रहा है, जेड फील्ड इसका 2 हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते थे कि अब हम अगर तुम उसको ऐसा वेक्टर इमेजिन करते हो, तो किसी भी दो नंबर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन, लीनियर कॉम्बिनेशन उसके एक्सओर के बराबर ही होगा, क्योंकि ये मॉड्यूलो 2 फील्ड में चल रहा है, तो मॉड्यूलो 2 फील्ड में एडिशन इज इक्वल टू एक्सओर, मतलब बाइनरी एडिशन के टर्म्स में देखो तो ये ब्लॉक से पढ़ सकते हो तुम, यहाँ पे ऐसा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे हर एक नंबर्स को रखने की जरूरत नहीं है, उस नंबर्स के कुछ यूनिक एलिमेंट्स को ही रख लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा एक्सओर जनरेट किया जा सकता है, ऑल पॉसिबल एक्सओर जनरेट किया जा सकता है। और उसमें से हम जो भी हमारे पास क्वेरी है, हम इस टाइप के क्वेरी को पहले देखेंगे कि kth एक्सओर फ्रॉम दैट कॉम्बिनेशन, ये आंसर करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या डिफाइन किया कि बेसिस डिफाइन किया है। बेसिस का मतलब यह है कि मिनिमल साइज सेट, जिससे कि तुम पूरे एक्सओर को जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये मान लो पहला नंबर तुम्हारा कुछ इस फॉर्म में है, और ये तुम्हारा 0 है, इधर ये इधर से जा रहा है, ये एलएसबी है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम स्टार्ट करो कि राइट साइड से लेफ्ट साइड से तुम इटरेट करके देखो कि एफ ऑफ एक वेक्टर, ये एक फंक्शन वैल्यू है, उसको इन लोगों ने ऐसा डिफाइन किया है कि फर्स्ट बिट दैट इज सेट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट बिट दैट इज सेट। जैसे कि इस केस में अगर हम लोग पोजीशनिंग करें तो ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, तो यहाँ पे फर्स्ट बिट सेट है, तो एफ ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर इज बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर, उसको वेक्टर स्पेस में इमेजिन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 1 बोल देंगे, इसका फंक्शनल वैल्यू 1 है। फंक्शनल वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर इज अ फर्स्ट बिट दैट इज सेट, ये फंक्शनल वैल्यू है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको अभी अगर ये इंटीजर, अभी हम लोग बेसिस को बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। बेसिस वो है कि मिनिमल सेट ऑफ इंटीजर्स दैट कैन जनरेट ऑल पॉसिबल एक्सॉर्ट्स, तो वो हमारा बेसिस होगा, और बेसिस का साइज मिनिमल होगा। तो उस बेसिस के हर एक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से किसी भी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन हम एक्सॉर जनरेट कर लेंगे। तो ये एलिमेंट बेसिस बनेगा कि नहीं, उसको हमको चेक करना है। जैसा कि यहाँ पे होगा, ये पढ़ सकते हो, इंडिपेंडेंट वेक्टर वो है जिसको हम लोग जनरेट नहीं करते। कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे ना जो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जनरेट किए नहीं जा सकते, तो उनको तो लेना ही पड़ेगा हमको अपने बेसिस में, बेसिस बेसिकली उस सेट में। और अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है जो कि जनरेट किया जा सकता है प्रीवियस एलिमेंट से, जो कि हमारे बेसिस में ऑलरेडी है, तब ये रिडंडेंट एलिमेंट है, इसको लेके फायदा नहीं है, तो इसको हम लोग बेसिस से डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब जस्ट ये चेक करने आता है, अब चेक करना है हमें कि वेदर अ गिवन वेक्टर इज whether a given vector can be represented as a linear combination of previous vectors that are already present in our basis। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर्स को इटरेट करेंगे और चेक करेंगे, और इसका फंक्शनल वैल्यू ऑलरेडी हमारे बेसिस के किसी के फंक्शनल वैल्यू से कम है, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर हमारे बेसिस में ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो कि इस वैल्यू को जनरेट कर सके, तो इसको तो हमें अपने बेसिस में लेना ही पड़ेगा। वही यहाँ पे है कि अगर अगर ये हमारा ये बेसिकली फंक्शन वैल्यू पे इटरेट करें एफ ऑफ आई, अगर ये बिट सेट है, तो अगर ये बिट अनसेट है तो इग्नोर कर दो। इसके बाद हमारा वैल्यू यहाँ पे बिट सेट है, तो अगर अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो एफ ऑफ आई है, अब मैं क्योंकि मैं एल एस बी से इटरेट कर रहा हूँ, तो ये बिट सेट है, तो मेरे को ये चेक करना है क्या कोई भी ऐसा वेक्टर है मेरे बेसिस में जो कि इस वेक्टर को जनरेट कर सकता है। सो अगर वो नहीं है, मतलब बेसिस ऑफ आई इज नॉट सेट येट, मतलब कोई भी वैसा मास्क नहीं है जो कि इस बेसिस ये ith बिट को सेट कर सके, मतलब कि हम लोग इसमें इस वेक्टर को तो जनरेट कर ही नहीं सकते, तो इस वेक्टर को ले लिया और अपने बेसिस को साइज को इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर दिया। बट अगर ये हो सकता था, अगर ये ऑलरेडी ये बिट मुझे कोई और ऐसा वेक्टर प्रेजेंट है अपने वेक्टर बेसिस में जो कि इसको जनरेट कर सकता है इस बिट को, तो मैं ये बिट मेरे लिए रेडंडेंट है, तो करंट नंबर में से वेक्टर स्पेस जो भी है मेरा वेक्टर, उसमें से मैं इस बिट को हटा दूंगा, और उस हटाने का रिप्रेजेंटेशन क्योंकि मॉड्यूलर फील्ड में चल रहा है तो ये एक्सॉर से हो जाएगा, और फिर अब मैं नेक्स्ट बिट पर रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये यहाँ पे भी एल्गो वही बताया गया है कि जनरली वही कर रहे हैं हम लोग। एक तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स डिफाइन कर दिया है, ऐसे वेक्टर्स जिसको अपना करंट बेसिस से हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर वो रिप्रेजेंटेबल है तब तो वो रिडंडेंट है, तो उसको लेना नहीं है। तो इससे तुम्हारा बेसिस का साइज बहुत ही कम रहेगा, एट मैक्स 32 जाएगा, जितना तुम्हारा मैक्स बीट्स है उतना ही जाएगा, और उसलिए हर एक बेसिस के लिए तुमको एक यूनिक वेक्टर मिल जाएगा हर एक ith बीट को जनरेट करने के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बीट जनरेट ना हो सके,
तो इससे हमारे पास ये पता चल गया कि बेसिस क्या क्या है, कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है कोई भी एक्सॉर जनरेट करने के लिए। अब आता है कि हमको ये आंसर करना है कि गिवन वी हैव द बेसिस, वी नीड टू आंसर फाइंड द kth एक्सॉर, kth पॉसिबल एक्सॉर। तो उसके लिए तो जस्ट बेसिक है कि तुम एमएसबी से जो बेसिस वेक्टर है, बेसिस वेक्टर ये बता रहा है कि वेदर इफ बेसिस ऑफ i इज नॉन जीरो, इफ देयर इज अ मास्क फॉर बेसिस ऑफ i ith bit, that means you can your one possible XORs can have ith bit set. So you just check whether your basis of I is non-zero or it has some mask. तो यहाँ पे उन लोगों ने अगर तुमको ये पता है कि तुम ये कुछ बिट्स, जैसे अगर मैं पोजीशन कर दूं अभी इतने के लिए देखते हैं, अगर तुमको ये पता है कि ये बिट सेट किया जा सकता है, दिस बिट इज नॉट पॉसिबल टू सेट एनी हाउ, दिस बिट इज पॉसिबल एंड दिस बिट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड इफ आई आस्क यू टू आंसर let's say fifth possible XOR. So if I set this bit, then from these two, this can be either 0 or either 1. There, it's not mandatory that both needs to be 0. So there are two possibilities here, two possibilities here. So total 4. But if I set this to 1, if I set this to 0, so I must set this to 1. Otherwise, I can only generate 4 of them. Since this can't be generated. So I need to set this to 1, and then I can try, and I need to remove from here the 4 possible combinations that were corresponding to the 0 placed over this. So now I am left with 1, and these 4 bits. Now I can't generate, can't place a 1 here, so this must be a 0. And from here I need to generate using and putting any generating any combinations. I need to generate one possible XOR. So if I put a 0 here and a 0 here, then that would yield a minimal value XOR with, or that would be 1. So the minimum XOR that I can get with these bases is nothing but 1,000,000. Like, this was a very beautiful technique that I learned like 6 to 7 months before, and this was the exact same problem that was there. Each query is in log of max AI, and the overall complexity will be R minus L times log max AI. ये मेरा पहला ब्लॉग था जो बुक मार्क करके रखा था, अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। पढ़ के सारा प्रॉब्लम भी कर दिया था इधर का। 3 साल पहले बुक मार्क किया था, तब समझ ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा मत से। तो मतलब बेसिकली जो मैं समझाऊं कि इसमें बेसिस पहले पता चल लगाते हैं। बेसिस क्या होगा, एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होगा, ठीक है, और वो बेसिस में अगर बेसिस में कोई बिट अगर 1 है तो यानी कि वो ऐसा कोई ज़ॉर बना सकते हैं जिसमें वो वहां पे बिट 1 हो। अगर 0 यानी कि ऐसा कोई ज़ॉर नहीं बना सकते जिसमें कि वो 1 हो। वो बेसिस नंबर होगा, मतलब ith बिट के जैसे जो एरे का एलिमेंट्स है ना, उस एलिमेंट्स को वेक्टर मान लो, वेक्टर विद k डायमेंशन, मतलब लॉग एन डायमेंशन, जो भी तुम्हारा मैक्स बिट है उतना डायमेंशंस। तो बेसिस ऑफ i इक्वल्स टू सम वेक्टर। तो अगर बेसिस ऑफ i इज 0, मतलब क्या कि कोई भी वेक्टर ही नहीं है, 0 लेंथ का वेक्टर है k डायमेंशन में, तो वो तो नल है। बट नॉन जीरो एलिमेंट अगर कुछ है वैसा, तो तुमको अगर बेसिस ऑफ i कुछ एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ith बिट सेट हो सकता है एक्सओर में, अगर तुम इस वेक्टर को लो, इस कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर को लो एक्सओर कॉम्बिनेशन में, इसको लो तो फिर ये वाला बिट सेट कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। और मतलब बेसिस उन्हीं सारे एलिमेंट्स के लिए होगा। अच्छा, पहले वो भी बोल रहे थे कि कुछ वेक्टर्स में कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट, वो इनिशियली जो एरे हमें मिल रहा है उसमें कुछ नंबर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो मतलब पहले हम लोग वो सेट ऑफ पहले एक मिनिमम सेट पता लगा लेते हैं जिससे सारे पॉसिबल ज़ॉर्स हम लोग बना सके। वैसा एक मिनिमम सेट पता लगा लेते हैं, फिर उस सेट का कुछ बेसिस पता लगाते हैं। तो अब उस सेट में सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, तो बेसिस ऑफ आई ये बता रहा है कि वो जो ith नंबर है वो कौन से बिट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से बिट को वो सेट कर सकता है, ऐसा कुछ बता रहे है ना। मतलब ये बेसिस ही बता देगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एल्गो ऐसा है कि तुम पूरे नंबर्स पे इटरेट करो स्टार्टिंग से। अभी तुम्हारा बेसिस इनिशियली एम्प्टी है, बेसिस में कुछ भी नहीं है, बेसिस का साइज 0 है, मिनिमल सेट। तो करंट जो नंबर आया, करंट जो बिट आया, एलिमेंट आया, उसके बिट्स पे इटरेट करो, ये एलएसबी से है। अब अगर ith बिट सेट है उसमें,
तो ये चेक करो कि वेदर दिस ith बिट कैन बी सेट बाय सम ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट इन दैट बेसिस। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि बेसिस ऑफ आई को चेक किया, ये रहा। अगर बेसिस ऑफ आई ऑलरेडी है, मतलब कि ये बिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी और वेक्टर से, किसी और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो इस बिट के बेसिस पे मैं इस एलिमेंट को जज नहीं कर सकता कि इसको बेसिस में लेना है कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि अगर ये ऑलरेडी सेट है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, इस बिट को इग्नोर कर दूंगा। पर इग्नोर तो करके नेक्स्ट बिट पे चलेगा, उसको फिर देख। तो इस बिट को इग्नोर करने के लिए तो वो जो बेसिस में जो वेक्टर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ना, ताकि अगर इसमें वो बिट सेट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें जो बिट्स होगा वो भी तो इसमें अफेक्ट कर सकता है ना इन फ्यूचर। हाँ वो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सोर कर दिया। अब फ्यूचर वाले बिट्स को देख के जज करूंगा कि वेदर इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि कोई ऐसा बिट इसमें होगा जो कि बेसिस में नहीं है सेट, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने लिए, और तब मैं इसको अपने बेसिस में डाल दूंगा। और अगर नहीं होता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब क्या कि मैंने इस एलिमेंट को, इस मास्क एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया ना, ये जो बेसिस आई यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर ये लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये कोड इफ ब्लॉक वाला, इसका मतलब है कि तुमने मास्क को एवरी टाइम इससे रिप्रेजेंट कर दिया हर एक बिट को। तो अब तो ये रिडंडेंट था एलिमेंट, क्योंकि तुम उसके लीनियर जो जो एलिमेंट तुम्हारे बेसिस में थे उसको लीनियर उसके कॉम्बिनेशन से तुमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक्सोर तो जनरेट हो ही गया। इसके ऊपर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी है पूरा। ठीक है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो भी किसी एक दिन एडवांस क्लास लेके ये समझा देना लेंगे मतलब। टॉपिक। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड तो हो ही गया। ये मैं लोकल में देने वाला था। अच्छा ओके, तो अभी बस एक प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो सॉल्व तो लूंगा वो तब मैं। उसका आंसर देख के डोंट आइसोलेट एलिमेंट्स भी मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मैंने सॉल्यूशन देखा था। कौन सा डोंट आइसोलेट, लास्ट वाला? नहीं वो डीपी। ओके, तो ये प्रॉब्लम है डोंट आइसोलेट एलिमेंट्स। तो इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स में 1 या 0 हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो के सारे बिट्स को फ्लिप कर सकते हैं। 1 0 0 0 है, 0 1 1 1 कर सकते हैं। एक ऑपरेशन में ये किया जा सकता है, किसी भी रो को पिक किया, उसके सारे बिट्स को फ्लिप कर दिया, ठीक है। अब हमें इसमें ऑपरेशंस इस तरीके से करने कि कोई भी बिट आइसोलेटेड ना रहे। आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि ये बिट है, इसके सारे नेबर्स इससे डिफरेंट है। तो ये बिट 0 है, इसमें देखोगे इसके 2 नेबर्स हैं, पहला नेबर 1 है डिफरेंट है, दूसरा नेबर 0 है, तो इसका मतलब ये बिट आइसोलेटेड नहीं है। और लेकिन अगर ये वाला बिट देखोगे, थर्ड एलिमेंट में लास्ट वाला, थर्ड रो में लास्ट वाला बिट, तो इसमें 0 है, अब इसके तीनों नेबर्स 1 है, यानी कि ये बिट आइसोलेटेड है। तो अब हमें ऑपरेशंस इस तरीके से करना है कि कोई भी बिट आइसोलेटेड ना रहे। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने, अगर सारे बिट्स को नॉन आइसोलेटेड नहीं कर सकते हैं तो फिर -1 प्रिंट करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन जो है डीपी यूज करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें ऐसा इंट्यूशन फॉलो कर सकते हैं कि ये जो रो है, या तो इस रो को फ्लिप किया जा सकता है, किसी भी रो को 2 बार तो फ्लिप करेंगे नहीं, किसी भी रो पे 2 बार ऑपरेशन करेंगे नहीं, एक ही बार ऑपरेशन करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हमें करना पड़ सकता है वो होगा जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं, h रोज हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस h हो सकता है, h या उससे कम होगा। तो अब इस रो के लिए, तो अब किसी भी रो के लिए पता लगाते हैं कि इस रो को फ्लिप करना पड़ेगा या फ्लिप नहीं करना पड़ेगा। हर एक रो के लिए 2 पॉसिबिलिटी, या तो फ्लिप करेंगे इसको या तो फ्लिप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, डीपी यूज कर सकते हैं। डीपी में एक जो डिमेंशन होगा वो रो का नंबर बताएगा, और दूसरा डिमेंशन बताएगा कि उस रो को फ्लिप किया या नहीं किया। अगर 0 है इसका मतलब उसको फ्लिप नहीं किया। फ्लिप ना करके कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़े ताकि उस रो तक सारे एलिमेंट्स नॉन आइसोलेटेड है, और अगर फ्लिप किया तो फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि उस रो तक सारे एलिमेंट्स नॉन आइसोलेटेड है। तो इस तरीके का इंट्यूशन फॉलो कर किया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर सिर्फ हम करेंट रो को फ्लिप करें या ना करें,
ये सोचते हैं इसमें फंस सकते हैं। इसमें सिर्फ करंट रो के साथ साथ हमें प्रीवियस रो और नेक्स्ट रो को फ्लिप किया या नहीं किया उसके भी डायमेंशन रखने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो डीपी का जो टेबल बनेगा उसमें 3 डायमेंशंस होंगे, ठीक है। एक होगा जो रो का नंबर बताएगा, दूसरा डिमेंशन बताएगा प्रीवियस एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया, फिर एक बताएगा करंट एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया, ठीक है। और ठीक है, तो ये होगा, इस तरीके के डायमेंशंस होंगे। तो ये सॉल्यूशन मैंने किसी का लिया है। इस सॉल्यूशन में देख सकते हो रो नंबर बेसिकली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस को। तो इसमें स्पेस को ऑप्टिमाइज किया तभी रो के नंबर को मेंटेन नहीं किया है। तो इसमें बेसिकली पहला जो डिमेंशन है वो बताएगा कि करंट एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया, दूसरा डिमेंशन बताएगा प्रीवियस एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया। तो इसमें इनिशियली देखोगे डीपी 0,0 ये जो तो इनिशियली हम लोग पहले रो से शुरू करेंगे, ठीक है, और एंड तक जाएंगे। अब जीरोथ रो को इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें ये जीरोथ रो को पहले डीपी 00 को 0 सेट किया और डीपी 10 को 0 सेट किया। इसका मतलब ये कि पहले रो को फ्लिप नहीं किया, इसका मतलब कि पहले रो को फ्लिप कर दिया, ठीक है। अगर पहले रो को फ्लिप नहीं किया तो 0 ऑपरेशन, अगर पहले रो को फ्लिप कर दिया तो एक फ्लिप हमने किया तो 1 ऑपरेशन। तो इससे पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया डीपी को। अब सारे रोज पे आइट्रेट करें। अब प्रीवियस रो को या तो फ्लिप कर सकते हैं या तो फ्लिप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 0 से लेके लेस देन 2 तक आइट्रेट किया, यानी 0 या 1। प्रीवियस को पहले 0 रखा जाएगा, फिर प्रीवियस को 1 रखा जाएगा। फिर करंट में भी 0 और 1 पे आइट्रेट करेंगे। करंट को भी फ्लिप कर सकते हैं या तो फ्लिप नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें इसके साथ साथ यहाँ पे ये किया डीपी करंट प्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सपोज डीपी 0 इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये है कि 0 प्रीवियस एलिमेंट को मैंने 0 रखा, यानी कि प्रीवियस एलिमेंट को फ्लिप नहीं किया, करंट एलिमेंट को भी फ्लिप नहीं किया, और डीपी की वैल्यू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्या है, मतलब इनिशियलाइज किया था स्टार्टिंग में इन्फिनिटी से, तो यानी कि उसके वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आया, वो इन्फिनिटी है अभी तक। इसका मतलब है कि ये करंट एलिमेंट को नॉन फ्लिप रख के 0 रख के इस स्टेट में नहीं आ जा सकता है, इस स्टेट में आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस स्टेट की वैल्यू इन्फिनिटी है अभी तक, इसमें चेंज नहीं हुआ। तो फिर कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि इस स्टेट में आना इम्पॉसिबल है। अगर इस स्टेट में आया जा सकता था तो ये जो डीपी करंट ट्री था ये अपडेट हो जाता अभी तक। अब नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट भी रखा है, नेक्स्ट को 0, नेक्स्ट जो रो है उसको भी या तो फ्लिप कर सकते हैं या तो फ्लिप नहीं कर सकते। इसमें ये कैच था कि नेक्स्ट रो को भी सोचना था कि नेक्स्ट रो को फ्लिप करना है या नहीं करना। तो 0 है, फ्लिप नहीं करना, 1 है, करना है, ठीक है। अब हमने ये फिक्स कर दिया प्रीवियस रो को फ्लिप करना है नहीं करना, करंट रो को फ्लिप करना है या नहीं करना, नेक्स्ट रो को फ्लिप करना है, ये हमने फिक्स कर दिया। अब फिक्स करके देखेंगे कि क्या अब करंट रो में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि आइसोलेटेड है। अगर सारे एलिमेंट्स नॉन आइसोलेटेड है तो ओके ट्रू रहेगा, अगर कोई भी एलिमेंट आइसोलेटेड हो जाएगा तो ओके फॉल्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे चेक किया, सिंपल चेक किया है, पहले सारे कॉलम्स में अब आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, अब पहले चेक किया i-1 j-1 इज इक्वल टू ai-1 j, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये i-1 यहाँ पे i-1 i-1 यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, i-1 इसका मतलब है कि jth जो एलिमेंट है वो j-1th कॉलम के एलिमेंट के बराबर है। तो यानी कि इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि वो jth एलिमेंट जो है वो आइसोलेटेड नहीं है। अगर jth एलिमेंट j+1th एलिमेंट के बराबर होगा इसका मतलब अभी भी वो आइसोलेटेड नहीं है, एक उसका नेबर है उसके बराबर। फिर i-2 किया, i-2 j को प्रीवियस से मल्टीप्लाई, प्रीवियस से जोर कर दिया। इसका मतलब ये कि i-1 जो है वो हमारा करंट एलिमेंट है, ठीक है। i को 1 से h तक आइट्रेट कर रहे थे और i-1 जो है वो हमारा करंट एलिमेंट है, i हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है और i-2 हमारा प्रीवियस एलिमेंट है, इसलिए i-1 के सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे आइसोलेटेड है यानी। अब यहाँ पे i-2 का मतलब प्रीवियस एलिमेंट का के jth रो पे, प्रीवियस रो के jth कॉलम में जो एलिमेंट है उसको फ्लिप किया या ना किया उस तरीके से चेंज करेंगे। अगर प्री होगा 1 इसका मतलब उसको फ्लिप करना है, तो इसलिए जोर कर दिया प्री से।
अब अगर वो i-1j को करंट से हमने जोर कर दिया तो i-1j का करंट क्या वैल्यू वो पता चलेगा। अब अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब i-1 यानी कि करंट रो का जो jth कॉलम पे जो एलिमेंट है वो भी आइसोलेटेड नहीं है, तो इंडेक्स को ट्रू रखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे, तो करंट एलिमेंट को अब नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे क्या नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, अगर इक्वल है तो फिर ट्रू रखेंगे। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चारों नेबर्स के साथ चेक कर लिया किसी के भी इक्वल है या नहीं, अगर किसी के भी इक्वल नहीं है तो ओके को फॉल्स करेंगे, ये जो ओके ट्रू था इसको फॉल्स कर देंगे, यानी कि एक आइसोलेटेड एलिमेंट हमें मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये बस h-1 यानी कि जो लास्ट रो होगा उसके लिए हैंडल किया है। लास्ट एलिमेंट के लिए तो कोई नेक्स्ट एलिमेंट होगा नहीं, तो उसके लिए सिर्फ 3 को ही चेक करना पड़ेगा, अप लेफ्ट राइट को, डाउन को चेक नहीं करना है, ठीक है। अब अगर ओके फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ओके फॉल्स हो गया तो अभी जो डीपी अभी जो डीपी की जो करंट वैल्यू होगी उसको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि वहां तक आया नहीं जा सकता है इस तरीके से कि सारे एलिमेंट्स नॉन आइसोलेटेड है। अगर ओके ट्रू है इसका मतलब है कि ये जो अभी जो हमारा स्टेट है वो सेफ स्टेट है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नॉन आइसोलेटेड हो सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, डीपी करेंट प्रीवियस में प्लस नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्यों प्लस किया, हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया, करंट एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया और प्रीवियस एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया, वो हमने पहले ही ऐड कर दिया होगा हमारे डीपी के वैल्यू में, तो इसीलिए अभी नेक्स्ट एलिमेंट को फ्लिप किया या नहीं किया उसको डीपी वैल्यू में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर एनडीपी, फिर क्या करें यहाँ पे मिनिमम ch मिनिमम एनडीपी। हाँ, अब ये एनडीपी में क्या हो रहा है, एनडीपी में प्रीवियस वैल्यू, डीपी का प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड है, तो अब डीपी के प्रीवियस वैल्यू से छोटा है या नहीं वो पता लगाए, दोनों में से कौन सा मिनिमम वैल्यू वो लिया जा रहा है और उसको इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। फिर अब ठीक है, एनडीपी में हमने डाल दिया डीपी का जो भी वैल्यू है उसको डाल दिया, और अब डीपी के वैल्यू को वापस से रीसेट कर दिया, और फिर यहाँ पे स्वैप किया जा रहा है डीपी और एनडीपी को, तो अब एनडीपी का जो भी वैल्यू होगा वो डीपी में आ जाएगा और डीपी का वैल्यू जो भी है वो एन में आ जाएगा। तो मतलब यही है, तो बेसिकली इसमें यही है कि 3 स्टेट्स हमें मेंटेन करना है, प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट। ये तीनों हमें ये बताएगा कि प्रीवियस वैल्यू को को फ्लिप किया या नहीं किया, करंट रो को फ्लिप किया या नहीं किया, नेक्स्ट रो को फ्लिप किया या नहीं किया, और डीपी में स्टोर करते जाना है इस चीज को, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन।